नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। आप जुड़ चुके हैं द्रोण द विजन यूट्यूब चैनल से। मेरा नाम है प्रेमपा सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो जो आने वाले एग्जाम हैं आपके, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, सभी के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट पहली बार हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जीएस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो पीछे की जो क्लासेस हो चुकी हैं उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हमारी 85 नंबर की क्लास है। ये जितनी क्लास हो रही है इनमें सब पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं, तो एक भी क्लास मिस करना आपके लिए लॉस हो सकता है। तो आप सभी क्लासेस अच्छे से देख लीजिए, सभी क्वेश्चंस आपको इन क्लासेस में मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपको इन क्लासेस में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए। पहला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। निम्नलिखित फसलों को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित फसलों को निम्नलिखित फसलों को ध्यान में रखते हुए विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स। निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन सी हैं। क्योंकि देखो, एक होता है रबी की फसलें, रबी की फसल, ठीक है, और दूसरा होता है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। निम्नलिखित फसलों को ध्यान दीजिए, कॉटन और ग्राउंड नट, राइस और व्हीट। इन चारों को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है खरीफ की फसलें इनमें से कौन सी हैं। खरीफ की फसलें इनमें से कौन सी हैं। तो देखो, कॉटन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, राइस हो गया। ठीक है, व्हीट नहीं है। तो 1 2 3 1 2 3 ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। क्लियर है। अब यहां देखो आप, ये देखो, व्हीट जो फसल है वो रबी की फसल है और बाकी जो ऑप्शन में है वो खरीफ की फसल है। तो यहां देखो, पैडी, ये खरीफ की क्रॉप्स हैं, खरीफ की फसलें हैं ये। पैडी और सोयाबीन, पीजियन पी, कॉटन, पीस और ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, तो इंडिया में हम देखें तो कल्टीवेशन जो सीजन है, यानी कि फसलों की बुआई, वो दो प्रकार से डिवाइड है, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। खरीफ की फसलें जून से जुलाई में बोई जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती हैं सितंबर अक्टूबर में, हार्वेस्ट की जाती हैं। और जो मेन क्रॉप है रबी की, खरीफ की, वो उसमें चावल, मिलेट यानी कि बाजरा, ज्वार और कॉटन, सोयाबीन, सुगरकेन, मेज, ग्राउंडनट, रेड चिलीज, लाल मिर्ची एटसेट्रा, ये आपकी आती हैं खरीफ की फसलों में। तो ये ध्यान रखेंगे आप, भूलेंगे नहीं। आगे से कोई प्रश्न आता है तो इन फसलों का नाम आप याद रखेंगे। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं, रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित कौन सा मंत्रालय है। भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित मंत्रालय कौन सा है, बताएं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और गृह मंत्रालय। बताओ, ध्यान रखना, भारत की विदेश नीति से सवाल नहीं पूछा है, भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित कौन सा मंत्रालय है। तो जाहिर सी बात है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किससे, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स किससे रिलेटेड कौन सी पॉलिसी है, भारत की विदेश व्यापार नीति, भारत की विदेश व्यापार नीति, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। यहीं अगर सवाल पूछ लिया जाता, यहीं अगर सवाल पूछ लिया जाता क्या, भारत
भारत की विदेश नीति से संबंधित, भारत की विदेश नीति से संबंधित मंत्रालय, से संबंधित मंत्रालय, भारत की विदेश नीति से संबंधित मंत्रालय, तो वो हो जाता विदेश मंत्रालय। क्या हो जाता? विदेश मंत्रालय इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहां विदेश नीति नहीं पूछी है, विदेश व्यापार नीति पूछी है। तो विदेश व्यापार नीति किस मंत्रालय के अधीन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आपके लिए सवाल, आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल क्या है? वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, मंत्री कौन है? भारत के अभी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? बता दो जल्दी से, फटाफट से बताओ। अगला प्रश्न देखो, Which of the following is included in balance of trade? भुगतान, व्यापार संतुलन में कौन सी चीजें शामिल होती हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन में कौन सी चीजें शामिल हैं? तो देखो, एक तो गुड्स आ जाएगा, यानी कि सामान, गुड्स का मतलब सामान, सर्विसेज का मतलब सेवाएं। ठीक है, देख ही रहे आप। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान का हस्तांतरण, जो पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है एक देश का दूसरे देश के साथ। और ऑल ऑफ द एबव, या ये सभी। तो बताओ बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आएगा? तो देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है केवल सामान, बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल सामान आता है। सामान मतलब गुड्स, सामान मतलब गुड्स। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जो मेन टर्मिनोलॉजी है, सवाल उससे भी पूछा जा सकता है, यहां जो डिटेल बता रहा हूं वो भी सवाल पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में। क्या पढ़ते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब क्या है? भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन इसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें दो अकाउंट बनते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है पहले समझ लीजिए। भारत का अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के साथ आयात निर्यात का रिकॉर्ड, आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड। तो भारत का अन्य देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रिकॉर्ड है कि एक साल में कितना इंपोर्ट हुआ कितना एक्सपोर्ट हुआ, उसका रिकॉर्ड ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ठीक है, अब आयात निर्यात में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सामान का आयात निर्यात हो रहा हो, सर्विसेज सेवाएं भी आयात निर्यात होती हैं। पेमेंट भी एक देश से दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश से भारत में आता है। तो उसी के बिहाफ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो प्रकार के अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट जिसे कहते हैं करेंट अकाउंट, पहला अकाउंट जिसे कहते हैं ये बैलेंस ऑफ ट्रेड। पहला अकाउंट जो बनता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, और दूसरा अकाउंट जो बनता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब है अदृश्य, है ना। ये पूरा अकाउंट क्या कहलाता है? करेंट अकाउंट।
ये पूरा अकाउंट क्या कहलाता है? करेंट अकाउंट कहलाता है। राजस्व खाता क्या कहेंगे? राजस्व खाता। ये पहला अकाउंट हो गया, ठीक है। और इसी के अंदर जो दूसरा अकाउंट बनता है वो कहलाता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इसमें आ जाता है आपका पेमेंट। पेमेंट का जो ट्रांसफर है वो आ जाएगा, लोन आ जाएगा, एफडीआई आ जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, एक अकाउंट राजस्व खाता, दूसरा पूंजीगत खाता, दूसरा बनेगा पूंजीगत खाता। तो इसमें क्या है? पेमेंट, लोन, यानी कि पैसे का लेन देन जो है वो दूसरे अकाउंट में आएगा। पहला अकाउंट जो करंट अकाउंट है, इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जो सामान का आयात निर्यात हो रहा है वो यहाँ, और बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल यानी कि सर्विसेज, सेवाओं का आयात निर्यात हो रहा है वो यहाँ। सेवाएं मतलब कैसी? जैसे कि आईटी कंपनीज हैं भारत में, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, तो वो सॉफ्टवेयर बनाकर दूसरे देशों में बेचती हैं। बस सॉफ्टवेयर कोई सामान तो नहीं है, वो तो सेवाएं हैं, है ना। मेडिकल टूरिज्म के लिए हम जाते हैं दूसरे देश में इलाज करवाने, तो वो कोई सामान थोड़ी ना है, वो तो सेवाएं लेने जा रहे हैं। एजुकेशन के लिए हम दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश से हमारे यहाँ लोग आते हैं पढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या है? सर्विसेज है ये। तो ये भी तो आयात निर्यात हो रहा है ना। तो ये दो प्रकार के अकाउंट बनते हैं। फाइनली क्वेश्चन आपसे सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड का पूछा गया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, तो सामान आता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पूछा जा सकता है, तो ये डिटेल आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे, थारू ट्राइब थारू जनजाति, थारू जनजाति, ये ट्राइब थारू जनजाति कहां पर पाई जाती है? थारू जनजाति जो है कहां पर पाई जाती है? तो देखो, यूपी में पाई जाती है थारू जनजाति, और इसके अलावा उत्तराखंड में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा बिहार में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, ठीक है। तो थारू जनजाति कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। ये थारू ट्राइब है। तो ट्राइब के बारे में पूछा जाता है, गोंड ट्राइब, गोंड जनजाति, भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं ये, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। माउंट धौलागिरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जो माउंट धौलागिरी है ये किस कंट्री में स्थित है? किस देश में स्थित है माउंट धौलागिरी? इंडिया, म्यांमार, नेपाल, चाइना। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताओ माउंट धौलागिरी कहां पर है? तो माउंट धौलागिरी कहां है? नेपाल में है। माउंट धौलागिरी, माउंट धौलागिरी ये कहां है? नेपाल में है। ये कहां पर है? नेपाल में है ये माउंट धौलागिरी, ठीक है। इसके अलावा नेपाल में क्या है? इसके अलावा नेपाल में क्या है? तो ध्यान रखना, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। क्या है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, लेकिन ध्यान रखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। तो जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नेपाल है, जहां इसको सागर माथा कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट आपका तिब्बत में भी आता है, चाइना वाला जो पार्ट है तिब्बत, तो तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसे कहा जाता है चोमोलुंगमा। क्या? चोमोलुंगमा, ये आपका तिब्बत में कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया में इसे हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऊंचाई कितनी है? 8,848। अब ये 50 हो गई है, ठीक है। तो ये मीटर आपकी ऊंचाई है इसकी, ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया। आगे देखें,
विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके जरिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में से खत्म कर दिया गया। तो हम जानते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी कि संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है, जब ये फंडामेंटल राइट की लिस्ट में था तब ये कौन सी जगह पर था? तो तब इसकी जगह थी अनुच्छेद 31। कितनी थी? अनुच्छेद 31 में ये शामिल था राइट टू प्रॉपर्टी, जब फंडामेंटल राइट में ये था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी तो राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया और इसे एक नई जगह पहुंचा दिया गया, आर्टिकल 300A में इसे नई जगह दी, आर्टिकल 31 से उठाकर वहां पे डाल दिया गया इसको, और यहां ये लीगल राइट बन गया। अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, ये लीगल राइट बन गया है। ठीक है, सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन से अमेंडमेंट के जरिए ऐसा किया गया। ये जो आर्टिकल 31 से उठाकर राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब लीगल राइट कर दिया गया। तो ये सिलसिला भारतीय संविधान में कौन सा अमेंडमेंट करके हुआ था? तो अमेंडमेंट हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978। कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। ठीक है, तो ये आंसर आपको याद रखना है और ये डिटेल याद रखनी है। चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस। निम्नलिखित में से वो कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो भारतीय लोगों के लिए तो हैं लेकिन विदेशी लोगों के लिए नहीं है? विदेशी लोगों के लिए नहीं है, बता दो भाई, जल्दी से बताएं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने और अभिव्यक्त करने की आजादी, इक्वेलिटी बिफोर लॉ कानून के समक्ष समानता, राइट ऑफ माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी जीवन जीने का अधिकार। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 7वें का आंसर बता दें। जो सिर्फ भारतीय लोगों के लिए है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आपका इक्वेलिटी बिफोर लॉ, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ये तो सिर्फ भारत के लिए, टू इंडियंस बट नॉट, हाँ ये सिर्फ भारत के लिए है। हमें बताने हैं अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस, दूसरे देशों के लिए नहीं है, तो ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए है, राइट टू माइनॉरिटीज। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और अभिव्यक्त करने की आजादी भी भारतीयों के लिए है, नॉट टू एलियंस। एलियंस के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये उनके लिए भी है, भारत के लोगों के लिए भी है, कानून के समक्ष समानता, जीवन जीने का अधिकार हमारे लिए भी है और दूसरे देशों के लिए भी है। तो पहला और तीसरा, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। एक ही व्यक्ति एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दिया जा सकता उसको। किसी एक व्यक्ति ने एक बार अपराध किया है तो उसे सजा एक बार ही दी जाएगी, एक से ज्यादा बार उसी अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। तो ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 19 तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता आजादी की बात करता है।
आर्टिकल 20 बात करता है कि एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती, आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 वही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, और आर्टिकल 21 में जो है 86वां संविधान संशोधन करके सन 2002 में आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया, जो शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, क्या है, शिक्षा का अधिकार। ठीक, क्लियर। चलो तो आंसर याद रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। Who among the following was the daughter of Emperor औरंगजेब? औरंगजेब की डॉटर का नाम क्या था? औरंगजेब की डॉटर का नाम क्या था? जौन आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, मेहरुनिसा। औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? तो हम सब अच्छे से जानते हैं, क्लास में पढ़ा आप लोगों ने, है ना, लास्ट टू लास्ट क्लास में, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो है क्या थी? ये आपकी एम्परर औरंगजेब की लड़की का नाम है। बहुत बढ़िया। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है ना, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, कोड्स दिया गया है उसके बिहाफ पर। इधर दिए हैं जो स्मारक बनवाए गए हैं और किसने बनवाए हैं, किसके टाइम पीरियड पे बने हैं, उनका नाम इधर दिया हुआ है। आपको मैच करना है, आपको मैच करना है। ठीक है, देखते हैं। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, ये तो अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा अकबर फतेहपुर सीकरी में। मोती मस्जिद शाहजहां, और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। ये तो सभी सही हैं, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। हु इस्टेब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, बता दो भाई। तो लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस को जाता है न्यायिक संगठन की स्थापना करने का श्रेय। विच स्टेट इज नॉन एज सिलिकॉन स्टेट? निम्नलिखित में से किसे सिलिकॉन राज्य कहा जाता है? तो गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला। तो भाई देखो, कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, बेंगलोर, इसे आईटी हब कहा जाता है ना, आईटी हब। क्यों? क्योंकि यहां पर सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत ज्यादा हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत ज्यादा हैं बेंगलोर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है, इधर मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और इधर है जो इंडेक्स वो रिलीज करते हैं। देख लेते हैं क्या है इसमें। पहला दिया है आपके सामने, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस। ये किसके अंडर में आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस ये क्या करता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग का काम। अब हालांकि सीएसओ को चेंज करके एनएसओ कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप 2019 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रिपोर्ट ऑन करेंसी बनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है? ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कैपिटल बजट का मतलब है जो लंबे खर्चे या लंबी इनकम, लंबे समय में खर्चे हों, लंबे समय में जो इनकम हो, वो इंक्लूड की जाती है कैपिटल बजट में। और इसी का अपोजिट होता है रेवेन्यू बजट, उसमें जो है डेली डे टू डे एक्सपेंसेस जो आते हैं वो शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैपिटल बजट में। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी। इन एसेट्स को एक्वायर करने पे जो खर्चा किया जाता है वो क्या कैपिटल बजट में आता है? दूसरा, लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, विदेशी सरकारों से लोन, कर्ज लेना।
लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी हैं, राज्य हैं, उनको केंद्र सरकार लोन देती है, एडवांस देती है, वो तो कैपिटल बजट में क्या आ जाएगा आपका, दूसरा और तीसरा। क्योंकि देखो एसेट्स को एक्वायर करना, रोड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये तो करती रहती है सरकार, ये कभी कभी करती है ना, हमेशा नहीं करती। तो दूसरा और तीसरा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ये हमने ज्योग्राफी वाली क्लास में पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको। पूरे टॉप 5 कंट्रीज, टॉप 5 बॉक्साइट जो उत्पादन करती हैं वो कंट्रीज, और भंडारण कहाँ कहाँ पर है, वो पूरी लिस्ट मैंने आपको बताई थी कंप्लीट, जो आपको याद रखनी है, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन सा है, वो राज्य कौन सा है, तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना, सबसे बड़ा। तो क्लियर है ये, तो ये हमने डिस्कस किया, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कुछ और चीजें अगर आप एक्सपेक्टेड रखते हो हमसे तो आप जरूर बताएं, हम उन चीजों को क्लास में जरूर शामिल करेंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि जो चीजें आपको डिलीवर की जा रही हैं वो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में मददगार साबित हों, बस इसी उद्देश्य के साथ हमारी ये क्लासेस हैं। और ये उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप सेटिस्फाई ना हो और आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो बीच में जो भी आपको लगता है कि सर ये टॉपिक भी हमें थोड़ा सा समझा दीजिए, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को क्लास में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे।